हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं। सारे कमेंट पॉजिटिव तो नहीं होते, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, बट इससे मुझे एक अच्छा फीडबैक मिलता है। मुझे समझ में आता है कि आप भी मेरे वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हैं, उसमें बताई गई चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य भी मुझे बताते हैं जिसके बारे में मैं और सर्च करने को मजबूर होती हूँ। तो ये हम दोनों के लिए अच्छा है कि मैं भी रिसर्च करूँ और आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और रिसर्च करें ताकि हम सही जानकारी तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय बात कर रहे हैं बुक भारत में अशोक राज्य के बारे में, जिसे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने, जिसमें हमने अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उनसे उनके परिवार के बारे में जानने की कोशिश की थी। पर इस वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से अभिलेख खोजे गए हैं और इनके बारे में क्या क्या जानकारियां अभी उपलब्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत उनके लिखवाए गए अभिलेख ही हैं। ये अभिलेख कहीं शिलाओं पर, कहीं स्तंभों पर और कहीं गुफाओं में लिखाए गए हैं। इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी या धम्म लिपि, खरोष्टी, अरामाइक तथा यूनानी है। भारत के पश्चिमोत्तर में पेशावर के निकट के क्षेत्रों में पाए गए अभिलेखों की लिपि खरोष्टी है। साम्राज्य के एकदम से पश्चिम में कंधार के निकट पाए जाने वाले अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक लिपि में हैं। भारत के उत्तर और दक्षिण में पाए गए सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक ने अभिलेखों के लेखन में भूगोल का ध्यान रखा था। जी हाँ, उन्होंने भूगोल को ध्यान में रखते हुए किस जगह क्या लिपि का इस्तेमाल होना चाहिए इस पर बखूबी ध्यान दिया है और उसी हिसाब से शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख का कार्य करवाया है। अशोक के अभिलेखों का पता लगाना कठिन कार्य है। कारण ये कि ये दुर्गम जंगलों, पहाड़ों एवं वीरानों में कहीं छिपे पड़े थे। सर्वप्रथम पेड्रे टिफेंथेरल ने 1750 में दिल्ली मेरठ स्तंभ की खोज की थी। फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। फिर दिल्ली तोपरा स्तंभ की खोज हुई। इसे खोजने का श्रेय 1785 में कैप्टन पोलियर को जाता है। J.H. हैरिंगटन ने इसी वर्ष 1785 में ही गया के निकट बराबर की पहाड़ी में गुफा लेख खोज निकाला था। फिलहाल ये स्थान बिहार के जहानाबाद जिले में है। गुजरात प्रांत के जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी में यहीं से 1822 में कर्नल टॉड ने अशोक के गिरनार शिलालेख का पता लगाया था। कर्नल टॉड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और भारतविद थे। राजस्थान के इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी और राजस्थान के इतिहास पर इतना काम किया गया कि उन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह भी कहा जाने लगा। भुवनेश्वर के नज़दीक धौली है। कहा जाता है कि इस धौली में दया नदी के तट पर कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक का धौली शिलालेख यहीं पर खुदे हैं, जिनका पता 1837 में किट्टो ने लगाया था। सहसराम का लघु शिलालेख 1839 में E.L. रावनशाह द्वारा खोजा गया था। ये बिहार के रोहतास जिले में है और सहसराम के निकट पहाड़ी पर मौजूद है। फिलहाल इस शिलालेख की स्थिति बहुत खराब है। 1840 में कैप्टन बर्ड ने भाबरू शिलालेख की खोज की थी। जौगढ़ शिलालेख का पता 1850 में वॉल्टर इलियट ने लगाया था। कालसी शिलालेख को 1860 में फॉरेस्ट ने खोज निकाला था। यह यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर है।
कार्ल लायर ने 1872 में विराट लघु शिलालेख और रामपुरवा स्तंभ लेख का पता लगाया था। 1889 में कैप्टन ले ने मनसेरा शिलालेख की खोज की थी। ये खरोष्टी में है। लेविस राइस ने 1891 में मैसूर के 3 लघु शिलालेखों का पता लगाया था। फिहरर जर्मन के भारतीय विद है। उन्होंने 1895 में निगलिवा स्तंभ लेख की खोज की थी। फिर अगले साल 1896 में उन्होंने रुम्मीदेई स्तंभ लेख का भी पता लगाया था। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसी लेख से बुद्ध के जन्म स्थल की शिनाख्त हुई थी, यानी कि पता चल गया था कि बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है। 20वीं सदी में भी खोज जारी रही। ऑर्टल ने 1905 में सारनाथ स्तंभ लेख का पता लगा लिया था। सी बिडन ने 1915 में मास्की अभिलेख की खोज की। यही खोजा गया पहला अभिलेख है जिस पर अशोक का नाम लिखा था। दोस्तों, ये मस्की लेख जो 1915 में मिला सारनाथ में, ये वो पहला लेख है, पहला अभिलेख है जिससे अशोक के नाम की पुष्टि हुई। मास्की के बाद गुजरात से अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस पर भी अशोक का नाम लिखा है। तब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि देवानपिय कोई और नहीं बल्कि अशोक ही हैं। एयरगुडी में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। इसका पता 1929 में भूतत्वविद अनुघोष ने लगाया था। 1961 में अहरौरा का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है और 1966 में दिल्ली सहित बाहापुर का लघु शिलालेख मिला है। बाहापुर के शिलालेख खोजे जाने की कहानी रोचक है। पिछले 22 सदियों से वह अभिलेखों की चट्टान धूप और वर्षा में खड़ी थी। बच्चे उस चट्टान पर खेलते थे और चरवाहे उस पर बैठकर अपने जानवरों की निगरानी करते थे। बात 1966 की है। तब उस चट्टानी जगह को तोड़कर आवासीय कॉलोनी बनाने की योजना बनी। बारूद लगाए गए। ठेकेदार जंग बहादुर सिंह आ धमके और नज़र लिखावट पर पड़ गई। इससे पहले इस लिखावट पर किसी का ध्यान नहीं गया था। जंग बहादुर सिंह ने लिखावट की सूचना पुरातत्व विभाग को दी। 23 मार्च 1966 को लिखावट की जांच हुई तो पता चला कि यह सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। यह शिलालेख दिल्ली के कालका जी मंदिर के पास बाहापुर गांव की सीमा में है। दिल्ली में भी सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे। इतिहास की आंखें फटी रह गईं। जिस दिल्ली के लिए इतिहास में जाने कितने खून खराबे हुए, उसी दिल्ली में 2000 से भी पहले सम्राट अशोक ने शांति का संदेश दिया था। 1989 में सन्निध से अशोक के शिलालेख मिले। यहीं से अशोक की वो मूर्ति मिलती है जिस पर राया अशोक लिखा हुआ है। सन्नति की कहानी बाहापुर से भी रोचक है। चंद्रबाला देवी के मंदिर की छत गिरी। छत मूर्ति पर गिरी। छत गिरने से पता चला कि देवी की मूर्ति जिस पीठ पर स्थापित थी वह अशोक का शिलालेख है। फर्श टूटा तो भी अशोक के शिलालेख मिले। तब सन्नति की पहचान बड़े बौद्ध स्थल के रूप में हुई। 21वीं सदी में भी खोज का सिलसिला रुका नहीं। अभी तक बिहार में सिर्फ सहस्राम का लघु शिलालेख ज्ञात था। नई खोज में एक और शिलालेख का पता चलता है। यह खोज 2009 में हुई। कैमूर जिले के बसवा गांव के पास पहाड़ी पर अशोक का नया लघु शिलालेख हासिल हुआ है। जिस क्षेत्र में यह अभिलेख मिला है उसे मठ मोरिया कहा जाता है। मठ मोरिया का नाम मौर्य राज अशोक के नाम पर पड़ा है। शिलालेख के ऊपर प्राकृतिक शैल छज्जा है। सामने एक बड़ा सा प्राकृतिक पत्थरों का प्लेटफॉर्म है जहां 20 लोग आराम से उठ बैठ सकते हैं। इस प्रकार अशोक के इतिहास लेखन के लिए प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक सबूत मिल गए हैं। अभी और भी अभिलेख मिलेंगे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आश्चर्य कि अशोक की राजधानी पटना से भी अभी तक एक भी अभिलेख नहीं मिले हैं।
आशा है कि वहाँ से भी मिलेंगे। अशोक ने महत्वपूर्ण स्थानों पर, नगरों के समीप, प्रमुख मार्गों पर, पहाड़ियों पर अनेक अभिलेख लिखवाए। ये अभिलेख मुख्यतः 3 प्रकार के थे: शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं, बड़े शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभलेख भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला 7 स्तंभलेख और दूसरा लघु स्तंभलेख। गया के समीप बराबर नामक पहाड़ी पर 4 कृत्रिम गुफाएं हैं। इनमें से 3 में अशोक के 3 गुफालेख मिल चुके हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। पहला दिल्ली टोपरा, दूसरा दिल्ली मेरठ, तीसरा इलाहाबाद, चौथा लौरिया अरराज, 5वां लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। प्रथम 2 को फिरोज शाह तुगलक टोपरा और मेरठ से 1356 में दिल्ली उठा लाए थे। तीसरा स्तंभ मूल रूप से कौशाम्बी में है, बाद में इसे इलाहाबाद लाया गया। अंतिम 3 स्तंभ उत्तरी बिहार में है। भोजीपुर में लौर का मतलब लाठी होता है, क्योंकि पहले स्तंभ की शिनाख्त भीम की लाठी के रूप में की गई थी, इसलिए लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़, लौरिया या लौर शब्द जुड़ा है। लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में पाए जाते हैं। मठ संबंधी फूट से होने वाले हानि का इसमें वर्णन है। तराई के स्तंभ लेखों में से एक रुमिनदेई और दूसरा निगलीवा में है। पहला गौतम बुद्ध तथा दूसरा कोणागमन बुद्ध की स्मृति में है, इसलिए इसे स्मारक स्तंभ लेख भी कहा जाता है। बड़े शिलालेखों को चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। 14 प्रज्ञापन होने के कारण ये चतुर्दश शिलालेख कहलाते हैं। इनमें अशोक के नैतिक जीवन और उनके राज के विशेष नियमों का मुख्य रूप से उल्लेख है। ये बड़े शिलालेख शहबाजगढ़ी, मनसेरा, गिरनार, सोपारा, कालसी, एर्रागुड़ी, धोली और जौगढ़ में मिले हैं। चतुर्दश शिलालेखों के पहले लेख में जीव नहीं मारने तथा हिंसक उत्सव नहीं मनाने की बात कही गई है। दूसरे में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय की स्थापना करने का जिक्र है और जगह जगह पर उपयोगी औषधियों को लगाए जाने की चर्चा है। इसी शिलालेख में सम्राट द्वारा कुएं खुदवाने और वृक्ष लगवाने जैसी भी कई सारे उल्लेख मिलते हैं। तीसरे में युक्त, राजुक और प्रादेशिक नामक राज कर्मचारी का वर्णन है। चौथे में जनता को कई नैतिक कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। 5वां में मुख्य रूप से धर्म, महामात्र की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। 6ठे में राजपद की प्रतिमा अंकित है। 7वें में सांप्रदायिक सौहार्द की बात है। 8वें में मुख्य रूप से अशोक से संबंधित यात्राओं का वर्णन प्राप्त होता है। 9वां धम्म मंगल से संबंधित है। 10वें से पता चलता है कि छोटे और बड़े लोगों के बीच राज समानता का व्यवहार करता है। 11वां मुख्य रूप से धम्म दान पर केंद्रित है। पुनः 12वें में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए जाने के लिए सूत्र दिए गए हैं। 13वें में कलिंग युद्ध की विभीषिका और उससे सम्राट अशोक के मन पे हुई पश्चाताप का वर्णन है। आखिरी में अभिलेखों के लेखन में जो समस्याएं आई हैं उनका जिक्र किया गया है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों को इतिहासकारों ने लघु शिलालेख कहा है। लघु शिलालेख भाब्रू, रूपनाथ, गुर्जरा, सहसराम, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धापुरा, जाटिंगरामेश्वर, अर्रगुडी, गोवीमठ, राजमंडीगिरी, अहरौरा, नेतुर, उढेगोलम, बाहापुर और बहसा से मिले हैं। इतिहास के नज़रिए से अशोक के शिलालेखों का बहुत महत्व है। इन शिलालेखों के आधार पर
तत्समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेशों को जाना जा सकता है। खुद अशोक के जीवन संबंधी बहुत सी बातों की जानकारी इससे मिलती है। अशोक के साम्राज्य की सीमाओं का भी पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि विदेशी राजाओं से तब भारत के कैसे संबंध थे। ये अभिलेख अशोक के चरित्र और कार्य पद्धति पर प्रकाश डालती है। राजपथ के आदर्श और शासन के तरीके भी इससे मालूम होते हैं। इन शिलालेखों से मनुष्य के कर्तव्यों का भी अंकन मिलता है। गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांत इनमें संग्रहित हैं। उस युग में छापखाने नहीं थे, इसलिए अशोक ने नाना प्रकार की बातें इन अभिलेखों में अंकित कराई थीं। दोस्तों, इन अभिलेखों के बारे में आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी, काफ़ी सारी जगह के बारे में पता चला होगा और किन किन जगहों से किन किन प्रकार के अभिलेख मिले हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको मिली होगी। अशोक ने कितने प्रकार के अभिलेख लिखाए, किन भाषाओं में, किन लिपियों में लिखाए, इन सब के बारे में इसमें आपको बताया गया है। इनको और भी डिटेल से हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे के भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और सभी को जय भीम साथियों।